नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है अंकित और आप मेरे साथ जुड़े हैं यूजीसी नेट म्यूज़िक की तैयारी करने के लिए। आज का जो आपका टॉपिक है वो है नाद। इस वीडियो के लास्ट में हम नाद से संबंधित कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। नाद। तो नाद क्या है? नियमित अथवा स्थिर आंदोलन संख्या वाली जो मधुर ध्वनि है उसको नाद कहा गया। यूँ तो हम बोलते हैं कि जितनी भी ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो नाद के ही कारण हो रही है, लेकिन संगीत में क्या है कि वह ध्वनि जो नियमित है और उसकी आंदोलन संख्या जो है एक स्थिर है। ठीक है। नियमित अथवा स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि, ऐसी ध्वनि जो मधुर हो। जो अमधुर ध्वनि है ना, उसको संगीत में नहीं लिया जा सकता। तो नियमित अथवा स्थिर आंदोलन संख्या वाली जो मधुर ध्वनि है उसको क्या बोला गया? नाद। तो इसी का ठीक उल्टा जो अनियमित ध्वनि है, अनियमित और अस्थिर ध्वनि है, उसको क्या बोला गया? कोलाहल या फिर शोर। संगीत की भाषा में उसको राव बोला गया। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया कि अनियमित ध्वनि या जो शोर के श्रेणी में आने वाला जो ध्वनि है उसको क्या बोलेंगे, तो उसका आंसर हो जाएगा राव। अब हम आते हैं अगले पेज पे और देखते हैं नाद के बारे में क्या चर्चाएं हो रही हैं। ध्वनि संगीत का आधारभूत तत्व है। संगीत में ध्वनि को ही नाद कहा जाता है। ठीक है, संगीत में जो ध्वनि है उसको ही नाद कहा जाता है। नाद शब्द नद धातु से बना है। नद धातु का अर्थ है अव्यक्त ध्वनि, अर्थात जो ध्वनि व्यक्त नहीं है। इस अव्यक्त ध्वनि के ही व्यक्त रूप है वर्ण, पद, वाक्य तथा स्वर इत्यादि। देखिए, नाद से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है। ठीक है, संपूर्ण ब्रह्मांड में शब्द जो हम हिंदी भाषा बोल रहे हैं, जितने भी शब्द बोल रहे हैं, वाक्य बोल रहे हैं, अक्षर बोल रहे हैं, सबका जो स्रोत है वो क्या है? नाद है ना। उसके बाद समस्त विश्व का व्यवहार नाद पर आश्रित है। चाहे वह उपासना का विषय हो, भाषा का हो या संगीत का हो, सभी नाद पर ही निर्भर है। देखिए, ये एक आपका एकेडमिक के रूप में क्या नाद के बारे में है डेफिनेशन, वो आपने जाना। साइंटिफिकली नाद के को अगर आप समझेंगे तो नाद क्या है? एक प्रकार का वाइब्रेशन है। ठीक है, वाइब्रेशन कैसे होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्टेन पॉइंट से ऊपर जाता है, फिर अपने उसी पोजीशन पे वापस आता है, फिर नीचे जाता है और फिर उसी पोजीशन पे लौटता है, तो इस एक सर्कल को हम एक फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी या आंदोलन संख्या। तो ऐसी जितनी वाइब्रेशंस होंगे, जितने सर्कल्स बनेंगे, उतना आपका आंदोलन संख्या बनेगा। तो इसी को हम नाद बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपने साइंटिफिकली समझ लिया कि नाद क्या है, कि वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन से ही साउंड निकल रहा है और साउंड को ही हमने ध्वनि या नाद, एनीवे कुछ भी हमने उसकी संज्ञा दी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप नाद का आप जो बेसिक मतलब है वो समझ गए। आगे हम देखते हैं कि नाद के भेद क्या क्या हैं। तो नाद के मुख्य रूप से दो भेद माने गए हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। आहत शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि आघात या किसी चीज से टकराव होना या स्ट्राइक। ठीक है, तो जब कोई ध्वनि निकलती है स्ट्राइक करने से, दो चीज के टकराव करने से, उसको आहत नाद बोलेंगे। वह ध्वनि जो है वो मेरे कानों द्वारा सुनी जा सकती है, जो टकराव के द्वारा ध्वनि निकली, जैसे ताली की आवाज, तबले की आवाज, है ना, सितार की आवाज, ये सब ध्वनि हम अपने कानों से सुन सकते हैं। तो ये किस में आ गया? आहत नाद की श्रेणी में आ गया। अब यही आहत नाद की श्रेणी में जो ध्वनि आई, है ना, इस यही संगीतोपयोगी ध्वनि है। मतलब आहत नाद जो है वो संगीतोपयोगी है। ठीक है। अब दूसरा होता है अनाहत नाद, वह ध्वनि जो बिना किसी स्ट्राइक से निकले। अब आप सोचेंगे कि बिना किसी स्ट्राइक के, बिना किसी टकराव के कोई ध्वनि कैसे निकल सकती है, लेकिन जब आप ध्यान करेंगे, जब आप मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पे चलेंगे, तो आपको बोला जाएगा कि अपने अंतर मन से जो ध्वनि निकल रही है, हमारे हमारे अंदर भी एक नाद चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअस, उसको हम अनाहत नाद बोलेंगे। जब आप अपने कान को अपनी उंगलियों से दबाएंगे तो आपको एक बहुत महीन आवाज़ सुनाई देगी धीरे धीरे। वो आवाज़ धीरे धीरे जब आप ध्यान लगाएंगे तो वो तेज सुनाई देगी। वो एक प्रकार से ध्यान लगाने का माध्यम है। जो हमारे योगी जन हैं, जो हमारे जो साधना करते हैं, महात्मा हैं, वो लोग इस नाद के द्वारा जो है मोक्ष प्राप्ति करते हैं। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा है। आहत नाद वायु के आघात से हृदय, कंठ और तालु इन स्थानों से उत्पन्न होता है। आहत नाद संगीतोपयोगी माना जाता है। आहत नाद से ही षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, धैवत और निषाद, सात स्वर की उत्पत्ति होती है। ठीक है,
अतः आहत नाद का ही संगीत में विशेष संबंध है। अब अनाहत नाद के बारे में, यह अनाहत नाद नाभि कमल में स्थित होकर सदैव बिना आघात के शब्दयमान होता है, किंतु वह साधारणतया सुनाई नहीं देता। कान को उंगलियों से बंद करके सुनने से अनाहत नाद का अभ्यास मात्र होता है, किंतु योगी जन उस नाद बिंदु का ही ध्यान कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। अनाहत नाद संगीतोपयोगी नहीं होता क्योंकि यह सुनाई नहीं देता, किंतु यही अनाहत नाद न होता तो आहत नाद की भी उत्पत्ति नहीं होती। ठीक है, अनाहत नाद अगर ना हो तो आहत नाद की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसका उदाहरण है, जैसे अगर आपके ब्रह्मांड में से वायुमंडल हटा दिया जाए तो पंखा चलाने पर भी आपको हवा नहीं लगेगा। उसी प्रकार से अगर अनाहत नाद के वाइब्रेशंस को हटा दिया जाए जो हर कण कण में व्याप्त हैं, अगर उसको हटा दिया जाए तो आपको आहत नाद भी नहीं सुनाई देगा। ठीक है, तो ये था नाद के मुख्य दो प्रकार। नाद के अन्य 5 प्रकार माने गए हैं स्थान की दृष्टि से। वो क्या है? सूक्ष्म नाद, अति सूक्ष्म नाद, पुष्ट नाद, अपुष्ट नाद और कृत्रिम नाद। तो ये 5 प्रकार के नाद है स्थान की दृष्टि से। उसके बाद 5 प्रकार के अन्य नाद और माने गए हैं वाद्य के वर्गीकरण के आधार पे, वायु, चर्मज, शरीरज, लोहज और नखज। तो ये 5 प्रकार के वाद्य 5 प्रकार के जो नाद है वो माने गए हैं। और मुख्य जो भेद है वो 2 भेद हैं। तो यदि आपको परीक्षा में पूछता है तो 2 ऑप्शन लगाना है, और अगर किसी के आधार पे पूछता है वाद्य वर्गीकरण के आधार पे या स्थान की दृष्टि से, तब आपको 5 लगाना है। तो ये था नाद के भेद के बारे में। आइए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और देखते हैं कि नाद के बारे में और क्या चर्चा है। अब आता है नाद के 3 लक्षण या गुण धर्म। तो नाद के 3 लक्षण क्या है? लक्षण का अर्थ क्या है दोस्तों? लक्षण का अर्थ है किसी चीज की विशेषता, किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो नाद, मैंने बताया कि नाद जो है वो ध्वनि है, तो जो ध्वनि की जो विशेषता होगी वही नाद की विशेषता होगी। तो ध्वनि या साउंड का क्या विशेषता हो सकता है? तो ध्वनि या तो आपको तेज सुनाई देगी या ध्वनि आपको बहुत धीमी सुनाई देगी। ठीक है, ये पहली विशेषता हो गई कि नाद हमें तेज या धीमा सुनाई देता है। ठीक, दूसरी विशेषता क्या हो सकती है? नाद या तो बहुत ऊंचा हो सकता है या तो नाद बहुत नीचा हो सकता है। तो ऊंचा नाद मतलब जैसे ऊंचे सुर आप गाते हैं तो वो ऊंचा नाद हो गया। अगर आप नीचे सुर गा रहे हैं सा के नीचे मंद्र सप्तक में, तो वो नीचा नाद हो गया। तो नाद के दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई कि वो उसके अलग अलग स्वर हैं, वो ऊंचा या नीचा हो सकता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक कि वो तेज या धीमा हो सकता है सुनने में, लाउडनेस जिसको बोलेंगे। दूसरा हो सकता है कि वो ऊंचा या नीचा हो सकता है पिच में। तीसरी नाद की विशेषता या गुण क्या है? तो तीसरी नाद की विशेषता ये है कि अलग अलग नादों को हम पहचान सकते हैं अगर उसके उपकरण को बदला जाए। जैसे तबले में से चमड़े की आवाज़ आएगी, है ना, सितार में आपको धातु की आवाज़ आएगी। यदि आप गा रहे हैं तो ऐसा समझ में आ जाएगा कि ये एक इंसान की आवाज़ है। तो उसी प्रकार से अलग अलग वस्तु से जब नाद उत्पन्न होता है तो उस नाद को हम पहचान जाते हैं। ये नाद की तीसरी विशेषता है। ये अब हम बताते हैं कि जो तीनों विशेषता है वो किसके ऊपर निर्भर करती है। तो जो पहला मैंने बताया कि नाद का छोटा बड़ापन या नाद जो है कितना तेज सुनाई दे रहा है, इसको हम बोलेंगे नाद का छोटा बड़ापन। और ये किस पे निर्भर करता है? ये कंप विस्तार पे निर्भर करता है। कंप विस्तार मतलब कि जितना बड़ा विस्तार होगा नाद का। अब मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, देखिए। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इसका कंप विस्तार इतना बड़ा हो रहा है। ठीक है, और एक दूसरा नाद है। ठीक है, इसका कंप विस्तार इससे बड़ा हो रहा है। तो ये क्या है? ये लाउड है और ये साइलेंट है उसकी अपेक्षा। इसकी अपेक्षा ये साइलेंट है, तो ये धीमा बजेगा, ये तेज बजेगा। तो ये कंप विस्तार इसका बड़ा है, तो ये क्या हो गया? बड़ापन। ये क्या हो गया? छोटापन। ठीक है, तो ये छोटा बड़ापन है, किस पे निर्भर निर्भर करता है? कंप विस्तार पे। ठीक, तो ये आपने नाद की तीव्रता, छोटा बड़ापन, ठीक है, निर्भर करता है। अब हम दूसरा पॉइंट समझेंगे, नाद का ऊंचा नीचापन। नाद का ऊंचा नीचापन को और क्या बोलते हैं? तारता बोलते हैं। ठीक, ऊंचा नीचापन या तारता। अब ऊंचा नीचापन
किस पे निर्भर करता है? आंदोलन संख्या पे। मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्वर है, उसकी आंदोलन संख्या 10 है, मान लेते हैं हम, ठीक है। ठीक, मान लीजिए ये एक स्वर है, इसकी आंदोलन संख्या 10 है। ठीक, एक दूसरा स्वर है, उसकी आंदोलन संख्या 5 है। ठीक, तो इसकी आंदोलन संख्या जो है ये ज़्यादा है और इसकी जो है ये कम है। इसकी आंदोलन संख्या ज़्यादा है, इसकी आंदोलन संख्या कम है। तो ये नाद क्या हो गया? ऊंचा हो गया। ये नाद क्या हो गया? नीचा हो गया। क्योंकि इसमें देखिए 1 2 3 4 और 5, 5 आंदोलन संख्या है, इसमें 1 2 3 4 5, इससे ज़्यादा है। तो ये नाद ऊंचा हो गया, ये नाद नीचा हो गया। इसकी आवाज़ जो है वो हाई पिच है, इसकी आवाज़ ये लो पिच है। ये आपका, तो किस पे जो ऊंचा नीचापन है वो किस पे निर्भर करता है? वो आंदोलन संख्या या फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है। ठीक है, तो आप ये दो चीज़ समझ गए। अब आता है नाद की जाति अथवा गुण। तो नाद की जाति अथवा गुण किस पे निर्भर करता है? वो सहायक नादों पे निर्भर करता है या स्वयंभू स्वरों पे। स्वयंभू स्वर क्या होते हैं, आइए जान लेते हैं। जब हम किसी वस्तु पे आघात करते हैं तो मुख्य स्वरों के अलावा इसमें कुछ अन्य नाद उत्पन्न होते हैं जो उस वस्तु से संबंधित होते हैं। जैसे लोहे की अगर किसी वस्तु पे आप आघात करें तो उसके स्वयंभू स्वर निकलेंगे, और उन स्वयंभू स्वरों के द्वारा आप ये पहचान जाएंगे कि ये जो ध्वनि आ रही है वो किसी धातु से आ रही है। उसी प्रकार से जब आप किसी तबले पे आघात करेंगे तो चमड़े के स्वयंभू स्वर निकलेंगे। तो ये स्वयंभू स्वर ही होते हैं जिनके कारण आप अलग अलग वस्तुओं के आवाज़ में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये था नाद के 3 लक्षण। मुझे उम्मीद है कि आपको नाद के 3 लक्षण ठीक तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम करेंगे नाद से संबंधित कुछ PYQs। जून 2011 में जो क्वेश्चन आया था नाद से संबंधित वो है, यह नाद की विशेषता नहीं होती। एक ऑप्शन है छोटा बड़ापन, उसके बाद ये आ जाएगा ऊंचा नीचापन, है ना, ऊंचा नीचापन, जाति या मात्रा। तो इसमें से देखिए आपने नाद की विशेषता पढ़ी, तो एक होता है छोटा बड़ापन जिसको हम तीव्रता भी बोलते हैं। ठीक, तीव्रता। ठीक, उसके बाद ऊंचा नीचापन जिसको हमने तारता भी बोला। ठीक, जाति अथवा गुण जिसको बोले, या जिसको हमने हार्मोनिक्स बोला, या हमने बोला सहायक नाद, जिससे हम पृथक पृथक जो है ध्वनियों में अंतर कर सकते हैं कि ये तबले की ध्वनि है, ये सितार की ध्वनि है ना। तो वह उसके मटेरियल जिससे भी वो बना है उसके साथ जो सहायक नाद निकल रहे हैं मुख्य नाद के साथ, उसके आधार पे हम उसकी जाति का पता कर सकते हैं ध्वनि का। और तो इसमें क्या बच गया? मात्रा। तो इसका सही आंसर है मात्रा, क्योंकि मात्रा जो है वह नाद से की विशेषता नहीं है, यह उसकी विशेषता से संबंधित नहीं है। ठीक, तो आइए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा है आंदोलन संख्या का संबंध किससे है? ठीक है, आप ऊपर ईयर देख सकते हैं किस ईयर का है। मैं सीधे क्वेश्चंस पे आता हूँ। आंदोलन संख्या का संबंध किससे है? तो नाद के छोटे बड़ेपन से, नाद के ऊंचे नीचेपन से, नाद की जाति से, या नाद के जो है ध्वनि उत्पादक पदार्थ से। ठीक है, तो नाद का जो आंदोलन संख्या है वह संबंधित होता है ऊंचे नीचेपन से। ठीक, नाद का आंदोलन संख्या जितना ज़्यादा होगा ध्वनि उतनी ऊंची होगी, आंदोलन संख्या जितना कम होगा ध्वनि इतनी नीची होगी। इसका जो है इसको हम तारता भी बोलते हैं। ठीक, तो इसका आंसर ये हो जाएगा बी। उसके बाद पूर्ण ध्वनि की मधुरता किस पर निर्भर करती है? तो पहला ऑप्शन है मूल नाद और सहायक नाद के पारस्परिक संबंध। दूसरा है मंद और मध्य सप्तक। तीसरा है कंपन और आंदोलन संख्या। चौथा है ध्वनि उत्पादक पदार्थ की लंबाई। तो पूर्ण ध्वनि की मधुरता मतलब अगर आप कोई ध्वनि सुन रहे हैं तो वो आपको पूर्ण ध्वनि किस प्रकार से सुनाई देगी? तो पूर्ण ध्वनि आपको जो है कि आपको मूल नाद और सहायक नाद का जो एक सम्मिश्रण हो रहा है आप सुन रहे हैं, तभी आप उस ध्वनि को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा सीधे सीधे मूल नाद और सहायक नाद की पारस्परिक संबंध। उसके बाद कौन से माध्यम में ध्वनि की गति सबसे तेज है? तो वायु में नहीं होगी, धातु में आप
बताइए होगी कि नहीं, काष्ठ में होगी कि नहीं, जल में होगी कि नहीं। तो देखिए वायु के जो कण हैं वो आपस में बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, जो वायु के मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद जल के जो कण हैं वो और पास हो जाएंगे, ठीक। काष्ठ के जो कण हैं वो और पास हो जाएंगे, काष्ठ। और जो धातु है, धातु मतलब मेटल, उसके जो कण है वो एकदम पास में होंगे क्योंकि वह एक सॉलिड मटेरियल है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा धातु। तो जब इसके कण एकदम पास पास में है तो ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए, है ना, बहुत कम टाइम लगेगा, तो वो सबसे तेज ट्रैवल करेगी किसी धातु में। तो इसका आंसर धातु हो गया। उसके बाद प्रतिध्वनि का मुख्य आधार क्या है? तो प्रतिध्वनि मतलब इको, ठीक है। तो इको का आधार क्या है, प्रतिध्वनि का क्या आधार है? तो इसका होगा ध्वनि विवर्तन, मतलब ध्वनि जब टकरा करके वापस आ रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जिसको बोलेंगे। तो ये हो गया ध्वनि विवर्तन इसका उत्तर, कि प्रतिध्वनि का जो मुख्य आधार है वह है ध्वनि विवर्तन, ठीक। तो अभी आपने नाट टॉपिक समझा और पीवाईक्यूज किया। ये हमारे फुल कोर्स का पार्ट 1 था। आप फुल कोर्स अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। हमने आपकी सुविधा के लिए हमारे ऐप पे आपको हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, साथ में उसके पीवाईक्यूज दिए हैं टॉपिक वाइज, जिसमें हम आपके लिए पिछले 14 साल के टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज तैयार किए कि प्रत्येक टॉपिक से पिछले 14 साल में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं वो आपको दिए हैं। आपके लिए ईयरली पीवाईक्यूज हैं अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। और इतना सब देखने के बाद हर टॉपिक को लेकर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा। आप ये भी जान जाएंगे कि किस टॉपिक में क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है, किसको कितना ज़्यादा पढ़ना चाहिए। मतलब हर टॉपिक को आप बराबर समय नहीं दे सकते, जो ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है उसको आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो पीवाईक्यू करने से आपका वो चीज़ खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपके लिए उस ऐप पे सब चीज़ बनाया है। इतना सिर्फ सब चीज़ करने के बाद यदि आपको कोई कन्फ्यूजन बचता है, आप उस ऐप के माध्यम से मेरे साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, और आपका जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, आप उस पर मुझे लिख करके डालेंगे। मैं उसका आंसर जो है आपको पूरा सॉल्व करके वीडियो के माध्यम से या पेपर के माध्यम से कैसे भी करके मैं आपको पूरा एक लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन उस वीडियो का दे दूंगा, ताकि आपका कोई डाउट ना बचे। फिर भी अगर आपका क्वेरी बचता है तो हम लोग उसको कन्वर्सेशन के द्वारा उसको ख़त्म कर लेंगे। ऐप की जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम मिलते हैं एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।